बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। कल की क्लास में हमने बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था ट्रांसपायरेशन। मैंने आपको बताया कि प्लांट जो एक्सेस वाटर होता है, फालतू पानी होता है, उनको वेपर्स की सूरत में अपने एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, निकाल देता है। तो दैट लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या हो गया? फालतू पानी का वेपर्स की सूरत में प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तीन किस्म की ट्रांसपायरेशन होती है: स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या होती है जी? लीफ में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, अगर आपका जो वाटर लॉस हो रहा है वेपर्स की सूरत में, वो स्टोमेटा खुल के इसमें से निकलते हैं। अगर वाटर जो है वो स्टोमेटा के जरिए रिलीज हो रहा है, इसको आप कहोगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन क्या होती है? हमारे पास ये जो लीफ की एपिडर्मिस होती है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। बाज औकात क्या होता है, हमारे इन एपिडर्मिस के सेल्स से पानी जो है वो डिफ्यूज या ऑस्मोसिस के जरिए फिर क्यूटिकल से क्रॉस करता हुआ निकल जाता है। यानी यहाँ पर भी पानी लॉस हो रहा है, लेकिन स्टोमेटा से नहीं हो रहा है, क्यूटिकल से हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। जबकि लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन क्या होती है? क्या हमारे पास जो वुडी स्टेम्स होते हैं उनमें छोटे छोटे सुराग होते हैं, उन सुरागों को हम कहते हैं लेंटिकल्स। बाज औकात कुछ पानी इन लेंटिकल्स में से भी निकल जाता है और उसको आप कहोगे लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। तो तीनों टाइप में आप क्या देख रहे हो कि वाटर लॉस हो रहा है। तीनों टाइप में आप देख रहे हो कि फालतू पानी प्लांट की बॉडी से निकल रहा है। बस फर्क क्या है कि कहाँ से निकल रहा है। अगर स्टोमेटा से निकल रहा है तो स्टोमेटल, क्यूटिकल से निकल रहा है तो क्यूटिक्यूलर, लेंटिकल से निकल रहा है तो लेंटिक्यूलर। अगर हम तीनों में कंपेयर करें तो लेंटिक्यूलर और क्यूटिक्यूलर तकरीबन 5% होती है। यानी आपके प्लांट के पौधे ने, प्लांट ने तकरीबन 5% पानी जो है वो लेंटिकल और क्यूटिकल से खारिज कर देते हैं, जबकि 90% जो वाटर लॉस होता है वो स्टोमेटा के जरिए होता है। यानी असल ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा वाली हो जाती है। फिर हमने बात की स्टोमेटा की। स्टोमेटा क्या होता है जी? हमारे पास जो लीफ के एपिडर्मस के सेल टिश्यूज होते हैं, अपर एपिडर्मस के, लोअर एपिडर्मस के, याद रखिएगा लोअर में भी होते हैं, मैंने बनाया हुआ नहीं है, बस मैंने ऊपर बना दिया था। तो हमारे पास ये तो एपिडर्मस के टिश्यूज होते हैं, इनमें जगह जगह सुराग होते हैं और उन सुरागों पे दो स्पेशल सेल्स लगे हुए होते हैं, इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। और वो जो दो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? सुराख को बंद कर देते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, स्टोमेटा को खोल देते हैं। जैसे हमारे नाक के सुराग होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बस फर्क क्या है, हमारे नाक के सुरागों में गार्ड सेल्स नहीं लगे हुए, हमारे नाक के सुराग मुस्तकिल खुले में। आप अपने मुंह को कह सकते हो, मुंह स्टोमेटा हो गया और आपके जो ऊपर के और नीचे के होंठ हैं वो गार्ड सेल्स हो गए। तो स्टोमेटा सुराग होते हैं जिनको गार्ड सेल्स के जरिए प्रोटेक्ट किया हुआ होता है, बंद होते हैं, खुल जाते हैं, वगैरह वगैरह। फिर हमने बात करी कि हमारे पास ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मैकेनिज्म क्या है, स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होते हैं। तो इसका मैंने आपको बताया था, लाइट इज द ड्राइविंग फैक्टर। लाइट असल फैक्टर होता है जिसकी वजह से स्टोमेटा खुलते हैं, और अगर लाइट नहीं होगा तो स्टोमेटा खुलेंगे ही नहीं, बंद रहेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जैसी लाइट होती है, तो लाइट क्या करती है, हमारे इन गार्ड सेल्स के अंदर स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है शुगर में, यानी तोड़ देती है। आपके गार्ड सेल्स में जो स्टार्च मौजूद होगी वो टूट कर शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी, शुगर वाटर में डिजोल्व हो जाती है। लिहाजा शुगर वाटर में डिजोल्व होगी और गार्ड सेल्स में अब पानी का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। गार्ड सेल्स के बराबर वाले जो सेल है उनमें पानी का पोटेंशियल कम नहीं होगा, उनमें ज़्यादा ही रहेगा। तो अब बराबर वाले सेल में हाई पोटेंशियल है, गार्ड सेल्स में लो पोटेंशियल है। तो अब वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए फ्लो होगा और अब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर आना शुरू हो जाएगा, गार्ड सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। हम जानते हैं कि जब सेल्स एब्जॉर्ब करता है तो वो स्वेलिंग करता है, फूलता है, जिसको हम टर्जिडिटी कहते हैं। तो हमारे गार्ड सेल्स जो है वो टर्जिड हो जाते हैं, सख्त हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। अब टर्जिडिटी के अंदर क्या होता है, वैक्यूल फूल जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल पर प्रेशर अप्लाई होता है और वॉल जो है वो थोड़ा खिंचते हैं। सिमिलरली जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे तो इनके वॉल पर प्रेशर अप्लाई होगा, लेकिन गार्ड सेल्स के जो अंदर वाली वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं, लेस इलास्टिक होती हैं, जबकि बाहर वाली जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और ज़्यादा इलास्टिक होती हैं। तो प्रेशर जो अप्लाई होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपके गार्ड सेल्स को मिलेगा, उसकी वजह से जो बाहर वाली वॉल है वो ज़्यादा खिंच जाएगी, जबकि अंदर वाली वॉल ज़्यादा नहीं खींचेगी। तो हमारा जो गार्ड सेल है वो ओपन हो जाते हैं, सुराख खुल जाते हैं ऐसे।
ऐसे बाहर की तरफ खिंच जाते हैं, ये गार्ड हमारा स्टोमेटा जो है वो ओपन हो गया। इसी तरह अगर लाइट मिलना बंद हो जाए, लाइट मिलना बंद हो जाएगी तो ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो हमारे गार्ड सेल्स में शुगर मौजूद होगी वो वापस कंबाइन होकर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब शुगर कंबाइन होकर स्टार्च में कन्वर्ट होगी तो अब आपके पानी में से चीनी खत्म होना शुरू हो जाएगी, वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल का बढ़ जाएगा। अब जब वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल्स का बढ़ जाता है, बराबर वाले सेल का कम हुआ हुआ होगा, वाटर इसका बढ़ जाएगा, तो अब उल्टा फ्लो होगा, गार्ड सेल्स अपने अंदर से पानी को लूज करेंगे, बराबर वाले सेल को पानी देंगे। अब जब वाटर इसमें से रिलीज हो जाएगा तो इनकी टर्जिडिटी खत्म हो जाएगी, ये ढीले पड़ जाएंगे और आपस में मिल जाएंगे, गार्ड सेल्स स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे। तो ये थी जी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और इसमें हमने क्या देखा कि स्टोमेटा ओपन होते हैं फिर डे टाइम में और क्लोज होते हैं नाइट में। रात में स्टोमेटा बंद होते हैं, दिन में स्टोमेटा खुले हुए होते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस लाइट। दिन में लाइट होती है, रात में लाइट नहीं होती। अब उसके बाद आते हैं जी अगली चीज, फैक्टर्स इफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ट्रांसपायरेशन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, यही है ना फैक्टर्स। और उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहले हम फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ट्रांसपायरेशन का जो रेट होगा वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो प्लांट को मिलना शुरू होंगे तो प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाएगी, प्लांट जो है वो दबादब पानी लूज करने लग जाएगा। और कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो हमारी ट्रांसपायरेशन के रेट को डिक्रीज करते हैं, यानी अगर वो फैक्टर्स मिलना शुरू हो जाएंगे तो ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाएगी और वाटर का जो लॉस है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी? मेन इंपॉर्टेंट तरीन फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेन फैक्टर। टेम्परेचर से ट्रांसपायरेशन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर प्रोपोर्शनल, अगर आपके लीफ का प्रोपोर्शनल, अगर आपके लीफ का बाहर वाला टेम्परेचर यानी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हाई होगा तो हमारे ट्रांसपायरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, पौधा ट्रांसपायरेशन ज़्यादा करने लग जाएगा, ज़्यादा पानी लूज करेगा। वजह वही है जी, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अगर गर्मी ज़्यादा होती है, हमारी बॉडी में भी तो यही होता है, अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा दिमाग क्या करता है, हमारे ग्लैंड्स को, पसीनों के जो ग्लैंड्स हैं उनको ऑर्डर जारी करता है और हमारे जो स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं वो पसीना खारिज करने लगते हैं, हमारी बॉडी में पसीना आ जाता है। क्यों पसीना आता है जी? ताकि हमारी बॉडी को गर्मी से बचाया जा सके। सिमिलरली यहाँ पर भी प्लांट कर रहा है। जब लीफ के बाहर ज़्यादा हो गया ना टेम्परेचर हाई हो जाता है तो फिर लीफ क्या करेगा कि ट्रांसपायरेशन का रेट इंक्रीज कर देगा ताकि दबादब पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लूज हो। और आपको पता है पानी के अंदर कूलिंग इफेक्ट पाया जाता है, पानी ठंडा होता है। तो अब ज़्यादा पानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा ताकि इस हवा के इस हिस्से में, लीफ के जो आसपास की हवा है, यहाँ वाटर वेपर्स जमा हो जाएंगे और ये वाली हवा जो है वो ठंडी हो जाएगी, जिससे इनको, लीफ को ठंडा, ये जो गर्म ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है वह इसका कम इफेक्ट महसूस हो। बिल्कुल एनिमल्स की तरह, एनिमल्स के अंदर भी तो यही होता है। अगर आपका ये हाथ है और बाहर ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी क्या करती है जी, स्वेट, पसीना खारिज करना शुरू कर देती है। पसीने से क्या होता है जी, हमारी स्किन पर ऐसे एक पानी की लेयर चढ़ जाती है और पानी चूंकि ठंडा होता है तो अब आपको, आपकी जो खाल होती है उसको, ये जो पसीने की लेयर है, पानी की जो लेयर है, ये इसको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, जिससे इस ज़्यादा टेम्परेचर का असर कम हो जाएगा। पसीना उसूलन आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। ये यहाँ पे मामला हुआ है। तो ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो टेम्परेचर से इंक्रीज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हवा का टेम्परेचर, जब आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लीफ को गर्मी लगेगी तो लीफ एक रिएक्शन देता है, क्या, ट्रांसपायरेशन इंक्रीज कर देता है, जिससे वाटर वेपर्स जो है वो लीफ की जो इंक्लोज एयर होती है उसमें जमा हो जाती है और वो फिर लीफ को ठंडक प्रोवाइड करती है। तो पहला फैक्टर ट्रांसपायरेशन हो गया, मेजर फैक्टर होता है। गर्मियों के अंदर प्लांट ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करेंगे क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जबकि सर्द मौसम के अंदर जो प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन है उसका रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ट्रांसपायरेशन कम हो जाता है, गर्म इलाकों में ज़्यादा होता है।
तो पहला फैक्टर क्या हो गया ट्रांसपायरेशन का, वो है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा ट्रांसपायरेशन उतना इंक्रीज हो जाता है। फिर दूसरा फैक्टर ऑब्वियस बात है जी लाइट। लाइट में तो मैं आपको ऊपर मैकेनिज्म में भी बता चुका हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा रोशनी होगी उतने ज़्यादा स्टोमेटा खुल जाएंगे और उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। ठीक है जी, उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। दिन के अंदर ज़्यादा लाइट होती है, ट्रांसपायरेशन वो जो वही रिएक्शन जो है मैकेनिज्म वाला वो शुरू हो जाता है, स्टोमेटा खुल जाते हैं। जबकि रात में कोई ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रात में लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और कोई ट्रांसपायरेशन नहीं हो जाती। तो डे टाइम में ट्रांसपायरेशन हो रहा होता है। डे टाइम में ट्रांसपायरेशन जो है वो अकर्स, ट्रांसपायरेशन अकर्स होता है। क्यों? क्योंकि वही लाइट डे टाइम में लाइट मौजूद होती है और लाइट जो है वो ट्रांसपायरेशन ओपन करने का मैकेनिज्म शुरू कर देता है, स्टोमेटा खुल जाते हैं, ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो जाती है। जबकि रात के अंदर जो है ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। वजह मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, क्योंकि रात में चूंकि लाइट नहीं होती है तो गार्ड सेल्स का वो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला रिएक्शन खत्म हो जाता है, गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटा बंद हो जाता है, ट्रांसपायरेशन रुक जाता है। तो दो फैक्टर हो गए जी, पहला टेम्परेचर और दूसरा लाइट। दोनों से ट्रांसपायरेशन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हवा का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगी हवा, एनवायरनमेंट गर्म हो जाएगा तो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होता है। सिमिलरली जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ही ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होता है। तीसरा एयर ह्यूमिडिटी, हवा में नमी का तनासुब, एयर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। ह्यूमिडिटी कहते हैं जी उर्दू में हवा में नमी का तनासुब। ये एयर ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया हवा में नमी का तनासुब, यानी आपकी एयर के अंदर कितने वाटर वेपर्स मौजूद हैं, इसको आप कहते हो ह्यूमिडिटी। हम सब जानते हैं कि हमारी हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, साथ साथ वाटर भी मौजूद है। और वाटर किस फॉर्म में मौजूद है? वेपर्स की सूरत में। आपकी एयर के अंदर, एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स, ठीक है ना। ये तो आपने क्या नाम है वाटर साइकिल में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास जो समंदर का पानी होता है वो गर्मी की वजह से वेपर्स में कन्वर्ट होके हवा के अंदर शामिल हो जाता है, तो यूं हमारे पास हवा में वाटर वेपर्स आ जाते हैं। तो आपकी हवा में वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, यानी पानी मौजूद होता है वेपर्स की सूरत में। कितना वेपर होता है इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है वो आपके रेट बताता है वेपर्स का, रेट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। ह्यूमिडिटी से मुराद होती है कि आपकी हवा में नमी, या ये नमी इसको कोई कहते हो आप, वाटर वेपर्स को नमी कहते हैं उर्दू में। तो ह्यूमिडिटी आपको बताती है कि आपकी हवा में वेपर्स कितने हैं। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा पानी जो है वो हवा में मौजूद है, पानी के वेपर्स हवा में मौजूद है। और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी इसका मतलब है कि पानी जो है वो हवा जो है वो खुश्क है। हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं उनकी तादाद कम है और उसको हम कहते हैं फिर ड्राई एयर। ठीक है, ये सारे यानी कि मौसम वेदर से रिलेट अक्सर आपने सुना होगा। तो हाई ह्यूमिडिटी का मतलब होगा, हाई ह्यूमिडिटी इसका मतलब होगा कि एयर के अंदर जो है वो वेपर्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है। एयर के अंदर जो वेपर्स की तादाद है वो हाई है, ज़्यादा है, हवा गीली कहलाती है। और लो ह्यूमिडिटी का मतलब होगा कि हवा के अंदर वेपर्स कम है, एयर के अंदर जो वेपर्स हैं वो लो है, कम है, और ऐसी हवा को हम कहते हैं ड्राई एयर। तो हवा ड्राई है, खुश्क है। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा कि भाई आज सांस फूल रहा है जी और हमें गर्मी लग रही है जी, क्यों? हवा जो ह्यूमिडिटी है कराची के अंदर वो लो है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हवा के अंदर जो है वेपर्स कम है, वाटर वेपर्स कम है और वो हवा ड्राई है। और मैंने आपको अभी बताया कि वाटर जो है वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। अब अगर आपकी हवा के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वेपर ज़्यादा होंगे, इसका मतलब है हवा में पानी ज़्यादा है, तो अक्सर वो हवा आपको ठंडी लगती है। जबकि अगर हवा के अंदर ह्यूमिडिटी कम होगी इसका मतलब है हवा के अंदर वेपर्स कम है, पानी कम है, तो वो हवा जो है आपको फिर गर्म लगती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप अगर समंदर के किनारों पे चले जाते हो, समंदर के पास जाते हो, तो वहाँ की हवा आपको ठंडी लगती है। वहाँ आपको जो हवा चल रही होती है वो ठंडी ठंडी लग रही होती है। क्यों? क्योंकि आप समंदर के किनारे में खड़े हो,
वहाँ जो है समंदर का पानी एवेपोरेट हो रहा है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और वहाँ की हवा में वेपर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। समंदर की हवा में ह्यूमिडिटी जो है वो हाई होती है, इसलिए वो आपको ठंडी हवा लग रही होती है। जबकि अगर आप रेगिस्तान में चले जाओगे तो वहाँ की हवा आपको गर्म लगती है, लू जिसको आप कह रहे होते हो उर्दू में। क्यों? क्योंकि वहाँ दूर दूर तक पानी नहीं होता, इसलिए हवा के अंदर वेपर्स की तादाद कम होती है, लो ह्यूमिडिटी एयर होती है, वो ड्राई होती है, हमें गर्मी लगती है। तो ये तो होता है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का ट्रांसपायरेशन से ताल्लुक क्या होता है जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर आपकी हवा के अंदर हाई ह्यूमिडिटी होगी, हाई ह्यूमिडिटी होगी अगर, तो ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। वजह क्या है? हाई ह्यूमिडिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया? हाई ह्यूमिडिटी का मतलब है कि वेपर्स की तादाद ज़्यादा है, और वेपर्स की तादाद ज़्यादा का मतलब हो गया पानी ज़्यादा मौजूद है, हवा जो है वो ठंडी है। तो ठंडी का मतलब हो गया टेम्परेचर कम हो गया, ठंडी का मतलब है टेम्परेचर कम, तो ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाता है। और अगर आपके पास हवा, आपके पास प्लांट के आसपास की जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी जो है वो लो हो, तो फिर ट्रांसपायरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब है ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमारे पास लो ह्यूमिडिटी होती है हवा के अंदर, तो इसका मतलब है कि वेपर्स जो हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हवा के अंदर वेपर्स जो है, लो का मतलब हो गया हवा के अंदर वेपर्स जो है वो कम है। इसका मतलब है हवा जो है वो ड्राई है, हवा ड्राई है, हवा के अंदर वेपर्स कम है, तो ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा ताकि हवा के अंदर वेपर्स शामिल हो जाए, ठंडी हो जाए हवा, क्योंकि ये गर्म हुई है। बता चुका हूँ मैं आपको, रेगिस्तान की हवा जो है उसकी एग्जाम्पल दी थी। और अगर हाई ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब है कि हमारी हवा के अंदर वेपर्स जो हैं वो क्या है? वो ज़्यादा है। ज़्यादा वेपर्स का मतलब हो गया हमारी हवा जो है ऑलरेडी ठंडी है, उसमें टेम्परेचर इतना नहीं है। तो फिर टेम्परेचर नहीं है, हमने तो ऊपर पढ़ा है टेम्परेचर से ट्रांसपायरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो फिर ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ है तो ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो एयर ह्यूमिडिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये ह्यूमिडिटी होता है, हवा के अंदर वेपर्स कितने हैं, जितनी ज़्यादा हवा में वेपर्स होंगे उतनी ठंडी हवा हो जाएगी, ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। जितनी लो ह्यूमिडिटी होगी हवा के अंदर जो है वो वेपर्स की तादाद कम होगी, गर्म हवा होगी, ट्रांसपायरेशन बढ़ जाता है। उसके अलावा चौथी चीज़, चौथा फैक्टर जिस पे हमारा ट्रांसपायरेशन टिका हुआ होता है, वो है वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा की रफ्तार। हवा की रफ्तार भी ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करती है। कैसे? डायरेक्टली, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर आप हवा की रफ्तार बढ़ा दोगे तो ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप हवा की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दोगे तो फिर ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन इंक्रीज। और अगर हवा की रफ्तार कम कर दोगे तो ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्या वजह है जी? लेट से ये हमारे पास है जी लीफ, ये हमारे पास है लीफ, ठीक है। अब इसके इसके ऊपर जो हवा है जी उसमें ये वेपर्स शामिल हुए हैं, ये वेपर है, वही ह्यूमिडिटी, ठीक है जी। इस वक्त हमने ज़्यादा ह्यूमिडिटी करी हुई है, ज़्यादा पानी के वेपर्स मौजूद है, वाटर के वेपर्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि ये हवा जो है वो क्या हो गई? ठंडी हो गई, ये हवा ठंडी है। अब ज़्यादा विंड की वेलोसिटी क्या करेगी? इन वेपर्स को यहाँ से निकाल देगी, रफ्तार क्या करेगी? वेपर्स को आगे कर देगी। अब आपकी विंड वेलोसिटी की वजह से ये वेपर्स यहाँ से ख़त्म हो गए, और अब आपकी एयर, आपकी जो लीफ की एयर है, यहाँ ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, गर्म हो गई। अब यहाँ पे वेपर जो है वो कम हो गए, अब ये हवा जो है वो गर्म हो गई, तो यहाँ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हवा अब गर्म हो गई है। तो जितनी ज़्यादा रफ्तार होगी इसकी वेलोसिटी विंड की, जितनी ज़्यादा हवा होगी, हवा की रफ्तार होगी, उतना जो ये एयर है वो क्लियर हो जाएगी वेपर से, और हवा जो है वो गर्म हो जाती है, और फिर ट्रांसपायरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड भी एक फैक्टर हो जाता है। उसके अलावा एक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जी, दो इंटरनल फैक्टर्स हम कहेंगे, ठीक है। ये तो चार जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं, टेम्परेचर, लाइट, एयर, ह्यूमिडिटी और वेलोसिटी, ये चारों एक्सटर्नल फैक्टर हैं। मैं लिख देता हूँ, दे आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि ये पौधों के बाहर वाले फैक्टर्स हैं, बाहर की चीज़ें हैं जो ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट कर रही हैं।
और इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, यानी प्लांट के कुछ अंदर फैक्टर्स होंगे, अंदर की चीजें होंगी जो ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करती हैं, इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं। कौन कौन से है जी? सबसे पहला है जी स्टोमेटल की तादाद, नंबर ऑफ स्टोमेटा। नंबर ऑफ स्टोमेटा, जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा। ये तो सीधी सी बात है, जितने ज्यादा। अब अगर एक लीफ के अंदर सपोज करें जी 3 स्टोमेटा है, इसका मतलब है 3 जगहों से ट्रांसपायरेशन हो रहा है। और अगर एक लीफ के अंदर जी बहुत सारे स्टोमेटा है जी, लाखों तादाद में, हजारों, इसका मतलब है ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा। हर स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन करेगा, ट्रांसपायरेशन देखो इंक्रीज हो गया। यही वजह है कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है, क्यूटिक्यूलर और लेंटिकल कम होती है। कल मैंने आपको बताया था, लीफ बहुत सारे होते हैं और हर लीफ में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा पूरे प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इस वजह से स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है। तो एक तो इंटरनल फैक्टर हो गया नंबर ऑफ स्टोमेटा, जितना ज्यादा स्टोमेटा होगा उतने ही ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। तब के दूसरी चीज होती है जी क्यूटिकल। क्यूटिकल, वही क्यूटिकल लेयर, क्यूटिकल वाली, इससे भी इफेक्ट पड़ता है। देखिए कल हमने बात की थी कि ये हमारे पास है जी एपिडर्मस, ये एपिडर्मस है, एपिडर्मस की टिश्यू, अपर एपिडर्मस कह लो, ठीक है। ये अपर एपिडर्मस है, नीचे वो मीजोफिल सेल्स होंगे, ये मीजोफिल सेल्स हो गए जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ये मीजोफिल सेल्स हो गए, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और यहाँ पे इन अपर एपिडर्मस में जगह जगह स्टोमेटा होते हैं जिनसे ये ट्रांसपायरेशन होता है। अच्छा, हमने कल पढ़ा कि यहाँ पर एक क्यूटिकल की लेयर होती है, असल में वो क्यूटिकल की लेयर ट्रांसपायरेशन को रोकती है। ये याद रखिएगा, क्यूटिकल लेयर प्लांट के अंदर क्यों बनी हुई है? ताकि ट्रांसपायरेशन रुक जाए, ठीक है। होता क्या है, देखिए अगर हमारे पास ये क्यूटिकल लेयर ना हो, जैसे मैंने अभी नहीं बनाई थी, तो हम तो जानते हैं जी कि सेल जो है वो डिफ्यूजन के जरिए पानी को बाहर निकाल देता है, वही ऑस्मोसिस के जरिए, लेकिन मैं हम डिफ्यूजन कह रहा हूँ मैं। ये सेल है जी, एपिडर्मस का सेल, पानी बाहर निकाल देगा एनवायरमेंट में। कैसे? ये देखो एक सेल ले रहा हूँ मैं एपिडर्मस का, ये एक एपिडर्मस का सेल है जी, नीचे से पानी मूव होते होते इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर क्या है जी? वाटर पोटेंशियल हाई, पानी ज्यादा है, जबकि बाहर यहाँ पर क्या है जी? ये एनवायरमेंट है, हवा है, और यहाँ पानी जो है वो कम है। तो डिफ्यूजन कैसे होता है? फ्रॉम हाई टू लो, लिहाजा एपिडर्मस में से पानी डिफ्यूज होके एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे तो आपका हर हर एपिडर्मस जो है वो डिफ्यूजन के जरिए पानी को रिलीज कर देगा, और करते भी थे पुराने जो एवोल्यूशन दौर से पहले में शुरू के जो प्लांट थे ना, वो जो पानी को छोड़ छोड़ के शुरू में जो जमीन पर आए थे ब्रायोफाइट्स वाले, ये उनकी बात हो रही है। उनमें क्यूटिकल की लेयर नहीं थी, तो उनको क्या परेशानी होती थी कि ये जो मीजोफिल सेल्स हैं, ये वाले जो मीजोफिल सेल्स हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते थे, तो इनके अंदर पानी जो है वो ज्यादा होता था। ये वाले फोटोसिंथेसिस सेल है ना ये, तो इनके अंदर पानी क्या होता था? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते तो इनके अंदर पानी की कंसंट्रेशन होती थी हाई, निस्बतन इनके एपिडर्मस में पानी की कंसंट्रेशन होती थी लो। तो अब क्या होता था? फिर डिफ्यूजन के जरिए पानी जो है वो एपिडर्मस के सेल में आ जाया करता था। ऐसे एपिडर्मस के सेल्स में पानी आ गया। अब एपिडर्मस के सेल्स में जब पानी आ जाता था, तो अब एपिडर्मस के अंदर जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन हाई हो जाती थी, जबकि बाहर जो हवा है वहाँ पानी की कंसंट्रेशन लो हो जाती थी। और फिर वही बात, डिफ्यूजन के जरिए फिर एपिडर्मस जो है वो बाप बन के हर हर सेल जो है एपिडर्मस का वो वाटर को लूज करने लग गया। तो अब ऐसे जो है पानी तो ज़ाया होने लग गया बहुत ज़्यादा, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है जी, हर एपिडर्मस का सेल पानी लूज करने लग गया। तो यहाँ प्लांट को पानी की इंतहाई कमी होना शुरू हो गई। जो शुरू के ब्रायोफाइट्स थे उनको कमी होना शुरू हो गया, अब उनको ये रोकना है। उन्हें ये जो हर एपिडर्मस का सेल अब्बू बन के ये जो पानी लूज कर रहा है ना, ये चीज़ रोकनी है। तो प्लांट ने क्या किया था? प्लांट ने फिर क्यूटिकल की लेयर चढ़ाई। आगे की जो आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरे प्लांट आए ना, हायर प्लांट, उन्होंने क्या करा? इस एपिडर्मस के ऊपर ऐसे क्यूटिकल की लेयर चढ़ाई। ऐसे इस क्यूटिकल की जो लेयर होती है ये हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का रेटिंग, हाइड्रोफोबिक, सॉरी हाइड्रोफोबिक लिखना था, हाइड्रोफिलिक लिख दिया। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। कौन सा पेन लिया था मैंने? रेड। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग, यानी कि पानी से नफरत। वाटर हेटिंग, जैसे फैट होती है ना आपकी, फैट जो है पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, पानी आप फैट पे डालोगे तो वाटर पानी साइड में हो जाता है। तो ये जो क्यूटिकल की लेयर होती है ये वैक्स से बनी हुई होती है, वैक्स की लेयर होती है ये जो क्यूटिकल की लेयर होती है किससे बनी हुई है? और वैक्स क्या होता है? लिपिड्स की एक टाइप होती है। लिपिड्स यानी वही चर्बी चिकनाई, उसकी एक टाइप होती है।
तो क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो वैक्सी होती है, यानी वैक्स से बनी हुई होती है, और वैक्स एक लिपिड की टाइप होती है, और लिपिड क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक मटेरियल होता है, यानी ये पानी को अपने से दूर करता है। तो अब जो एपिडर्मिस में पानी आया हुआ था, जब वो क्यूटिकल से टकराता है, क्यूटिकल इसको वापस दफा कर देता है, दूर कर देता है अपने अंदर से। तो इस तरह ये प्रिवेंट कर रहा है वाटर। अब ट्रांसपायरेशन रुक जाएगी। अब ये जो ट्रांसपायरेशन हो रही थी ना, ये रुक गई क्यूटिकल की वजह से। तो एक्चुअल में ये क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन को रोकती है। फिर भी आपको पता है जी, कोई थोड़ा बहुत अगर आप यहाँ पे करप्शन भी रोक देंगे, थोड़ी बहुत तो हो जाती है, तो थोड़ा बहुत ट्रांसपायरेशन क्यूटिकल के थ्रू हो जाता है, जिसको हम क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। लेकिन पहले तो हर सेल लूज कर रहा था, अब उतना नहीं है। पहले 100% हो रहा था, तो अब 5% हो गया है। इतना फायदा हो जाता है क्यूटिकल की लेयर से। तो हमारे पास चूंकि डिफ्यूजन एपिडर्मिस के जो टिश्यूज है वाटर डिफ्यूज करके लूज कर रहे थे, तो प्लांट ने आगे जाके इवॉल्व कर दिया क्यूटिकल की लेयर, जो कि वैक्स से बनी हुई होती है। वैक्स एक हाइड्रोफोबिक मटेरियल होता है, वाटर हीटिंग मटेरियल होता है। तो क्यूटिकल ने ट्रांसपायरेशन को रोक दिया। ये जो डिफ्यूजन के जरिए हमारा वाटर लॉस हो रहा था, इसको रोक दिया। अब ये सारे एपिडर्मिस में से थोड़ा बहुत फिर भी हो जाता है, हल्का फुल्का हो जाता है। जैसे आपने देखा है ना, हेड एंड शोल्डर ये नहीं कहता 100% डेंडर रिमूव, कहते हैं 99% डेंड्रफ जो है वो रिमूव हो जाते हैं, 1% छोड़ देता है। ये यहाँ पे भी होता है। क्यूटिकल 99% वाटर को बचा लेती है, एक आध हल्का फुल्का डिफ्यूज हो जाता है, थोड़ा बहुत डिफ्यूज हो जाता है। इसको तो हम कहते हैं क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। ठीक है। अब ये क्यूटिकल लेयर जितनी ज़्यादा मोटी होगी, इतनी मोटी अगर आप क्यूटिकल लेयर कर लो, इतनी मोटी, कुछ लीव ऐसे होते हैं उनमें मोटी मोटी क्यूटिकल लेयर होती है, तो ट्रांसपायरेशन उतना ज़्यादा कम हो जाएगा, क्यूटिकल वाला ट्रांसपायरेशन उतना ही ज़्यादा कम होता जाएगा। सही कह रहा हूँ ना? फिर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ये क्यूटिकल जो है 5 से रिड्यूस होकर 1 या 2% हो जाएगा। और अगर पतली सी छिलके के बिल्कुल ऐसी छिलकी सी होती, तो फिर क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ क्यूटिकल की लेयर भी ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन जितनी ज़्यादा ये थिक होगी उतना ट्रांसपायरेशन रिड्यूस हो जाएगा, जितनी ये पतली होगी उतना ज़्यादा ये ट्रांसपायरेशन करने देती है। तो ये तो हो गए कुछ फैक्टर्स। 4 फैक्टर हमारे पास थे एक्सटर्नल, 2 फैक्टर्स हमारे पास थे इंटरनल। अब ट्रांसपायरेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, यानी ट्रांसपायरेशन से पौधों को क्या फायदा होता है। फायदा देखते हैं जी, प्लांट को ट्रांसपायरेशन से फायदा क्या होता है। नंबर 1, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, फालतू पानी, बहुत सारा फालतू पानी होता है जी, और प्लांट के पास उस फालतू पानी को रिमूव करने का कोई सिस्टम नहीं है। एनिमल्स के पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम, फालतू पानी को फिल्टर करके रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन प्लांट के पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। तो प्लांट फायदा किस तरह अपने इस एक्सेस वाटर को लूज करे। अगर ज़्यादा रखेगा, इन पानी को अपने अंदर रखेगा, तो वो टर्जिडिटी, जिससे सेल को डैमेज हो सकता है। तो अब ये फालतू पानी जो प्लांट की बॉडी में आ रहा है, इस फालतू पानी को लूज करने के लिए ट्रांसपायरेशन का फिनोमेना है। तो ट्रांसपायरेशन से पहला फायदा क्या हो रहा है कि जो फालतू पानी होता है वो लूज हो जाता है, फालतू पानी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरा फायदा क्या होता है, ट्रांसपायरेशन की वजह से हमारे स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं, और इस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की वजह से गैस एक्सचेंज भी हो जाता है, साथ साथ गैस एक्सचेंज भी होता है। ये भी मैंने आपको कल बताया था। ठीक है। अगर हमारे पास ट्रांसपायरेशन ना हो, उसका मैकेनिज्म ना हो, तो स्टोमेटा क्लोज ही रहे, और अगर स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो फिर गैस एक्सचेंज कैसे होगा, नहीं होगा। तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं ट्रांसपायरेशन की वजह से, जिसमें पानी के साथ साथ गैस एक्सचेंज भी हो जाता है, ऑक्सीजन बाहर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है, गैस एक्सचेंज भी हो जाता है। दूसरा फायदा तो ये हो गया गैस एक्सचेंज का। उसके बाद तीसरा फायदा ये है कि जी ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट इंक्रीज करता है, यानी कि रूट आपकी पानी एब्जॉर्ब करती हैं, उसका रेट जो होता है कि रूट आपकी ज़्यादा पानी इंक्रीज करें या कम पानी इंक्रीज करें, उसका जो रेट है ट्रांसपायरेशन की वजह से वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। ये रूट है जी, ये स्टेम है, ठीक है जी, और ये रूट है और ये लीफ है, ठीक है जी। अब रूट पानी को एब्जॉर्ब कर रही है, साथ साथ यहाँ से पानी लूज हो जा रहा है ट्रांसपायरेशन की मदद से। अब पानी यहाँ से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यहाँ पर आता है, लूज हो जाता है, जिससे पानी कम हो जाता है। रूट कंटिन्यूसली पानी को एब्जॉर्ब करती रहती है। सपोज करें ये ट्रांसपायरेशन अगर ना होती,
तो फिर क्या होता है जी, रूट ने पानी को एब्जॉर्ब किया, लीफ तक आया, अब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, बाकी पानी रुक गया, स्टोर हो गया। स्टोर होते होते एक टाइम आया था जी कि आपके पूरे प्लांट में पानी स्टोर हो जाता, फिर ये एब्जॉर्प्शन भी रुक जाती या स्लो हो जाती, है ना, रुक जाती या स्लो हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता, ट्रांसपायरेशन कंटिन्यूसली वाटर लूज करता रहता है, जिससे प्लांट की बॉडी के अंदर पानी जो है वो कम हो जाता है, और कंटिन्यूसली फिर रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती है। इससे क्या होता है, रूट कंटिन्यूसली पानी को एब्जॉर्ब करती रहती है। और हम जानते हैं एक मशीन अगर हमारे पास कंटिन्यूसली चलती रहे तो उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है, वो अच्छा चलती है। और अगर हम एक मशीन को बंद कर दें, साल 2 साल तक कम चलाएं, तो फिर उसकी लाइफ कम हो जाती है। यही मामला यहाँ होता है, रूट जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगी उतना ज़्यादा एक्टिव रहेगी, उतने सेल उसके एक्टिव रहेंगे, अच्छी रहती है। और अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम हो जाए, रूट पानी कम एब्जॉर्ब करे, तो रूट जो है थोड़ा स्लो हो जाती है, सुस्त हो जाती है, डैमेज भी हो जाती है, मर जाती है एक लिहाज से। तो रेट ट्रांसपायरेशन की वजह से रूट जो है वो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही होती है, उसके फंक्शंस भी इंक्रीज हो जाते हैं। ये तीसरा फैक्टर हो गया। और चौथा जो एडवांटेज है वो है ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल, ट्रांसपायरेशन की वजह से एक चीज क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। और ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो हेल्प करता है इन एसेंट ऑफ सेप। ट्रांसपायरेशन की वजह से एक चीज क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल, और ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से एसेंट ऑफ सेप होता है। ये चीज मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा ये ट्रांसपायरेशन पुल और ये एसेंट ऑफ सेप क्या होता है और ये किस तरह हेल्प करता है। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो इसके लिए फिर मुझे पूरी वही वाटर ट्रांसपोर्टेशन शुरू करनी पड़ जाएगी। तो हम अभी अगले इस टॉपिक हमारा क्या होगा, ट्रांसपायरेशन, वही वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन की हैं ये दोनों टर्म्स, ट्रांसपायरेशन पुल और एसेंट ऑफ सेप। तो ये मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये तो कुछ फायदे हो गए ट्रांसपायरेशन के। क्या फायदे हो गए जी, एक तो हमारे प्लांट में जो एक्सेस वाटर होता है वो रिलीज हो जाता है, खत्म हो जाता है, नुकसान हो जाता है उसका। स्टोमेटा खुलते हैं जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज होती है। रूट का जो एब्जॉर्प्शन है, पानी का एब्जॉर्प्शन वो इंक्रीज होता है, जिससे रूट अच्छी रहती है। और ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होता है जो कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है। पानी की जो रूट के अंदर से जो एब्जॉर्ब होकर ट्रांसपोर्ट होकर लीफ तक आएगा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, इसमें ये ट्रांसपायरेशन पुल बहुत अहम किरदार अदा करती है। और ये ट्रांसपायरेशन पुल ट्रांसपायरेशन की वजह से क्रिएट होता है। तो ट्रांसपायरेशन जो है वो ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट करता है, और इस ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से हमारे जो पानी रूट ने एब्जॉर्ब किया होता है ना, वो लीफ तक चढ़ता है, लीफ तक आता है। अगर ये ट्रांसपायरेशन ना हो तो फिर ये ट्रांसपायरेशन पुल नहीं होगा। और अगर ट्रांसपायरेशन पुल नहीं है तो फिर क्या होगा, रूट तक पानी होगा, लीफ तक नहीं आ सकता, लीफ तक नहीं आ पाएगा, और फिर लीफ तक नहीं आएगा तो प्लांट मर जाएगा। ये फायदा है। लेकिन ट्रांसपायरेशन का डिसएडवांटेज भी होता है, एक डिसएडवांटेज भी है, बड़ा गहरा डिसएडवांटेज ही है। क्या हम जानते हैं कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है, कि ट्रांसपायरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर, फालतू पानी जो है उसको इखराज कर दिया जाता है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि गरम वरम जो है उन जगहों पर, गर्मी की जगहों पर जो है ना ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होता है। अब कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनको पानी की कमी का सामना होता है, पानी की कमी का सामना होता है प्लस गर्मी का भी सामना होता है। ठीक है, एक तो ट्रांसपायरेशन क्या है जी, लॉस ऑफ वाटर। और हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि टेम्परेचर से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देंगे गर्म इलाकों में, ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ट्रांसपायरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, फैक्टर के अंदर सबसे पहले ही बताया था। तो ट्रांसपायरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर, और ट्रांसपायरेशन का एक फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होता है। लिहाजा इसका मतलब है कि जो हॉट एनवायरनमेंट वाले इलाके होते हैं, हॉट एरियाज होते हैं, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ ट्रांसपायरेशन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे रेगिस्तान वगैरह में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ जो प्लांट होंगे वो क्या करेंगे, वो ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज कर देंगे। तो वहाँ के पौधों में ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है, और वहाँ पानी की कमी भी होती है, जिससे प्लांट को वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ जाता है, वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ जाता है, जो कि लीथल हो सकता है, प्लांट मर भी सकता है। ये एक नुकसान है। नुकसान क्या है जी, कि अगर तो अंधा है, प्लांट क्या करेगा, जब देखेगा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो प्लांट जो है वो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज कर देगा अपने आप को ठंडा करने के लिए।